मेरा नाम डॉक्टर एम के अग्रवाल है। मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हूँ। आज का सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग BCH 2.2। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बीकॉम ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। आज के सब्जेक्ट में मुझे यूनिट 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट कराना है। यूनिट 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो टोटल सिलेबस हमारे 15 मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का है, जिसमें से ये कैश फ्लो स्टेटमेंट 10 नंबर का है। इसमें दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं बेसिकली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड एंड एन ओवरव्यू ऑफ इंड AS 7। ये दोनों हमें करना पड़ेगा। इसके लिए दो रेफरेंस बुक्स है। एक बुक डॉक्टर भूषण कुमार गोयल की है, टाइटल है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फॉर बीकॉम ऑनर्स। दूसरी किताब JR मोंगा साहब की है, उसका भी नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फॉर बीकॉम ऑनर्स। पहली किताब टैक्समैन पब्लिकेशन की है, दूसरी किताब MKM पब्लिशर की है। ये दोनों किताबों में से कोई एक भी किताब आपके पास होगी और उसी से ही हम काम चला लेंगे। अगर आपके पास ये दोनों में से कोई भी किताब नहीं है, तब भी आपको इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास मैटर है उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें बेसिकली थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन होगा। पहले मैं आपको थ्योरी में समझाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद you can understand the meaning, objective, uses and advantages of cash flow statement. देखिए यूजेस एंड एडवांटेजेस बेसिकली ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। दूसरा लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा वी हैव टू नो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मीनिंग क्या है, कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है, या ये समझ लीजिए कैश कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आइटम्स हम जोड़ते हैं। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Then we have to study preparation of cash flow statement as per accounting standard 3 revised. इसको मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा। ऑर्डिनरीली हम दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानते हैं। एक है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट कैश फ्लो के बारे में कुछ नहीं बताते। अब आप ये जानने में इच्छुक रहेंगे कैश फ्लो का मतलब क्या है। फ्लो ऑफ कैश इन द बिजनेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। जैसे अगर आप एक टंकी की कल्पना करिए, घर के अंदर आपके छत के ऊपर एक पानी की टंकी रखी होती है। उस पानी की टंकी में एक इनलेट है, एक आउटलेट है। इनलेट में से वाटर फ्लोज इनटू द टैंक, आउटलेट में से वाटर फ्लोज आउट ऑफ द टैंक। आपने कभी अगर ध्यान दिया होगा, इनलेट ऑर्डिनरीली एक होता है, आउटलेट 4-5 हो सकते हैं। हर फ्लोर के लिए अलग अलग आउटलेट हो सकता है, किचन के लिए अलग आउटलेट हो सकता है, बाथरूम के लिए अलग हो सकता है। इसी तरीके से आप बिजनेस एंटरप्राइजेस को एक टैंक समझिए। पानी के टैंक में पानी होता है, बिजनेस एंटरप्राइजेस में कैश है। इसमें हमें ये देखना है कहां से कैश आया और कहां कैश गया।
इसका मतलब इनफ्लो ऑफ कैश. व्हाट आर द सोर्सेस फ्रॉम वेयर कैश इज कमिंग इनटू द. व्हाट आर द आउटफ्लो ऑफ कैश. आउटफ्लो का मतलब यूजेस ऑफ कैश. कहां कहां पर आप कैश को यूज कर रहे हैं. बेसिकली हम तीन एक्टिविटीज पढ़ेंगे. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. और तीनों एक्टिविटीज में इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को पढ़ेंगे. अब आप लोग ये जानना चाहेंगे ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी आवश्यकता है. क्या जो हम दो स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट, क्या ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है. हाँ, वास्तव में पर्याप्त नहीं है. इनकम स्टेटमेंट हमें सिर्फ प्रॉफिट या लॉस को बताएगा. बैलेंस शीट हमारी पोजीशन को बताएगा, कितना एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं. एसेट्स के अंदर कैश की मात्रा कितनी है ये बताएगा. लेकिन व्यापार में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. डिविडेंड की पेमेंट करना है जो कि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डेटर्स की पेमेंट करना है या वर्कर्स को पेमेंट करना है. ऐसे बहुत सारे आवश्यकताएं पड़ेगी जहां आप कैश को खर्च करना चाहेंगे या कैश पेमेंट करना चाहेंगे. इसी तरीके से कहां से आपके पास कैश आएगा ये भी जानना चाहेंगे. ऐसा हो सकता है कि इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखा रहा है लेकिन आपके पास इनसफिशिएंट कैश है, या ये समझ लीजिए कैश की मात्रा उतनी नहीं है जिससे आप पेमेंट कर सकें, डिविडेंड की पेमेंट कर सकें, डेटर्स को पेमेंट कर सकें, माल के लिए पेमेंट कर सकें. इसीलिए हमारे जो दो स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, उसके साथ साथ हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा. इसके सिंपल से कारण ये हो सकते हैं, हमारी कैश की कितनी आवश्यकता पड़ेगी और वो कैश हमारे पास कहाँ कहाँ से आएगा. अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कैश बोरो भी कर सकते हैं. अगर हमारे पास जरूरत से अधिक कैश है उसको कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं. इसीलिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के साथ साथ हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा. मेरा ख्याल है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैश फ्लो की जरूरत क्यों पड़ती है. अब मैं आपको पहला पॉइंट बताने वाला हूँ, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. वैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया था. फ्लो, प्रवाह, जैसे नदी में पानी का प्रवाह होता है उसी तरीके से एक व्यापार में कैश का प्रवाह होता है. कैश comes into the business and cash goes out of the business. Meaning by a statement which shows the inflow and outflow of cash and cash equivalent from operating, investing, and financing activity of a business enterprise during the accounting period will be known as cash flow statement. अगर आप इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, इससे नीचे एक लाइन लिखिए, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. जैसे मैंने आपको बताया था, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक जैसा नहीं है. इनकम स्टेटमेंट से सिर्फ प्रॉफिट का पता चलता है, इसमें हमें कितना कैश कहाँ से आया ये नहीं पता चलता. इसलिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है. अब हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्टिव्स.
एक इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, एक है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? इट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about cash receipts and cash payments in the business during the accounting period covered by income statement. इसका मतलब ये है, अगर हम अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का रखते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा 1 साल के अंतर्गत कितना कैश आया और कितना कैश गया, ताकि अंत में कितना कैश बैलेंस बचा। अगर आप 6 महीने का अकाउंट बनाते हैं या 3 महीने का बनाते हैं, जैसे कंपनियां जो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत है, उनको क्वार्टरली स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके साथ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना होगा। इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंटिटीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब हमें जो टोटल कैश आ रहा है, we will divide into 3 parts. One, operating activity, the other, investing activity, and the third, financing activity. ये तीनों एक्टिविटीज को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा। Now AS3 revised states the following objectives. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स AS3 बता? Number 1, information about cash flows from operating, investing and financing activity. यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, income statement does not provide complete information regarding cash flows. इसलिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जिससे कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो का पता चले। Basis to assess the ability of an enterprise to generate cash and cash equivalents. हमें इसमें ये देखना है एंटरप्राइज कितना सक्षम है कैश जनरेट करने के लिए। इसका मतलब कहां से कैश आ सकता है। Basis to assess the needs of the business enterprise to utilize the cash flow. बिजनेस एंटरप्राइज की क्या नीड्स होंगे, इसमें हमें ये देखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, the basis to assess the needs of the business enterprise to utilize the cash flow. कहां हम इस कैश फ्लो जितना हमने जनरेट किया है यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, to determine the timings and certainty of generation of cash and cash equivalent. कितने समय पर हमारे पास कैश आएगा और क्या सर्टेनिटी है, क्या कैश हमारे पास आ सकता है, नहीं आ सकता। देखिए, ये बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है, कब कैश आएगा। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूं जिससे आप अच्छी तरह समझ। अब अप्रैल का महीना चल रहा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 स्टार्ट। मैं अपने लिए 6 महीने का कैश फ्लो बनाना चाहता हूँ। ये जो कैश फ्लो होगा वो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो होगा। 6 महीने में मुझे कहां से पैसे आए और 6 महीने में मुझे कहां खर्चा करना। इसके लिए जो मेरे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, मैं एक तरफ लिखूंगा आउटफ्लो में, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स इनफ्लो में लिखूंगा। अगर मेरे एस्टिमेटेड रिसिप्ट ज्यादा है, कब आएंगे, उसको क्या मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, खाली अपने घर पर ना रखकर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में जमा कर सकता हूँ। अगर मेरे एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म
अरेंजमेंट में कैसे करूंगा, इन सब चीजों के लिए प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, लेट अस स्टडी एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या यूजेस हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इन दोनों को हमने सिनोनिमस लिया है। नंबर 1, cash flow statement summarizes a very large number of cash transactions into few categories. इसको मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा समझाना चाहूंगा। आप सब लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोगों ने कैश बुक बनाया। कैश बुक क्या है? डेली कैश रिसिप्ट, डेली कैश पेमेंट, डेली कैश बैलेंस। आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और 31 मार्च तक। हो सकता है कि आपका कैश बुक 200 पेज का, 100 पेज का, 150 पेज का, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज समराइज्ड कैश बुक। समराइज्ड कैश बुक का क्या मीनिंग है? देखिए, इसमें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इट इज ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस इनटू फ्यू कैटेगरीज। फ्यू कैटेगरीज, कुछ कैटेगरी में टोटल जो 1 वर्ष के कैश ट्रांजैक्शन है उसको हम ले आते हैं। जैसे एक कैटेगरी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा कैटेगरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस ऑपरेशन से कहां से कितना कैश आएगा, कहां कितना कैश खर्च होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि फिक्स एसेट्स खरीदना है आपको, दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करना है। इसी तरीके से ये कुछ कैटेगरीज हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉर्मली हम फाइनेंस कैसे करते हैं? आपको मालूम होगा, कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है, कंपनीज डिवेंचर्स इशू करती हैं, कंपनीज लोन भी ले सकती है। ये 3 इंपॉर्टेंट सोर्स होंगे फाइनेंसिंग के। पेमेंट, डिविडेंड की पेमेंट हो सकती है, लोन की रीपेमेंट हो सकती है। अगर आपको याद होगा, मैंने जो पहला चैप्टर कराया था, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, उसके साथ एक बाईबैक ऑफ शेयर्स भी कराया था। कंपनी बाईबैक भी कर सकती है, उसमें भी उसको कैश चाहिए। अब सेकंड पॉइंट एडवांटेजेस में, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, उसको रिपीट अभी नहीं करना चाहूंगा। ये तीनों एक्टिविटीज के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर वेज ऑफ रेजिंग कैश। अब अदर वेज क्या हो सकते हैं? ये तीनों के अलावा कुछ और होंगे या ये तीनों में ही है वो? अब अदर वेज में ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन उसमें कैश नहीं आता। या आपको कहीं से उधार लेना है, बैंक ओवरड्राफ्ट लेना है, बैंक से लोन लेना है, कैसे आप, या जैसे आजकल आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से व्यापार बंद है। आज मेरे ख्याल 31वां 32वां दिन हो गया, व्यापार सब बंद। और जितने भी व्यापारी हैं वो सब गवर्नमेंट के ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमें कुछ सब्सिडी मिलेगी। अगर आपने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे एम्प्लॉय को पेमेंट करने के लिए कहा है, लेकिन हम पेमेंट कहाँ से करेंगे? गवर्नमेंट सब्सिडी हमें मिलनी चाहिए। यही है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर वेज ऑफ रेजिंग कैश, और कहाँ से हमें कैश मिल सकता है, जिसमें बाईबैक नहीं, गवर्नमेंट सब्सिडी भी हो सकता है,
टैक्सेस का रिडक्शन भी हो सकता है, या और ऐसे बहुत से चीजें हो सकती हैं।